नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर तुषार है। मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ और आज हम एंजाइटी डिसऑर्डर्स यानी घबराहट की बीमारी के बारे में बात करेंगे। शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस चैनल पर हम हर हफ्ते मानसिक बीमारियों के बारे में और मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के बारे में बात करते हैं। तो अगर आपको इन टॉपिक्स के बारे में जानने में इंटरेस्ट है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम एंजाइटी डिसऑर्डर्स के बारे में बात करेंगे। हम ये समझेंगे कि एंजाइटी में और एंजाइटी डिसऑर्डर्स के बीच में क्या फ़र्क होता है, कब हम कहते हैं कि एंजाइटी नॉर्मल है और कब कहते हैं कि अब नॉर्मल है। हम एंजाइटी के टाइप्स के बारे में भी जानेंगे, इसके डायग्नोसिस के बारे में और इसके इलाज के बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि एंजाइटी क्या होता है। देखिए, अगर किसी व्यक्ति को एंजाइटी हो रहा है, इसका ये अर्थ नहीं होता कि वो व्यक्ति बीमार है। एंजाइटी होना नॉर्मल है और हम जीवन में कभी ना कभी एंजाइटी का एहसास करते ही हैं। एंजाइटी क्या होता है? एंजाइटी एक ऐसा एक्सपीरियंस होता है जो हमें कोई भी खतरे का सामना करने में हमारी मदद करता है। तो एंजाइटी हमारे शरीर को और हमारे मन को एक खतरे से बचने के लिए या फिर खतरे का सामना करने के लिए हमें तैयार करता है, जिसको हम कहते हैं फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स। फाइट मतलब खतरे से लड़ाई करना, फ्लाइट मतलब खतरे से दूर चले जाना। तो इसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है जो हमारे शारीरिक परिवर्तन होते हैं और दूसरा होता है जो हमारे मन में परिवर्तन होते हैं। शरीर में क्या परिवर्तन होता है? आमतौर पे जब हमें एंजाइटी होता है तो हमारा गला सूख जाता है, हमारे दिल की धड़कन तेज़ हो जाता है, हमारी सांसें फूलने लगती हैं, पेट में कुछ अजीब सा सेंसेशन होता है, हाथों पैरों में कंपन होने लगते हैं। ये सारे शारीरिक लक्षण हैं। हमारे मन में भी उस समय कुछ परिवर्तन होता है, जैसे हमारे मन में बेचैनी का अनुभव होता है, हमें डर लगने लगता है, मन में बहुत सारे नकारात्मक विचार चलने लगते हैं कि ये कैसे होगा, हम इसका सामना कैसे करेंगे, इस प्रकार के। तो ये जो शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होते हैं, ये हमारे लिए ज़रूरी होते हैं। ये होते इसलिए हैं क्योंकि एंजाइटी के समय हमारे शरीर में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और ये हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो अगर एंजाइटी ज़रूरी है और ये सभी के साथ होता है तो फिर हम एंजाइटी को डिसऑर्डर क्यों मानते हैं या फिर कब मानते हैं कि एंजाइटी एक बीमारी है, इसको हम समझते हैं। दोस्तों, अगर आपके सामने एक शेर आ गया या फिर एक जंगली जानवर आ गया तो आप डर जाएंगे, ये तो स्वाभाविक है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति एक बिल्ली को देखकर डर जाता है और बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगता है तो क्या ये स्वाभाविक चीज़ है? नहीं। तो एंजाइटी होना नॉर्मल है, लेकिन अगर एंजाइटी छोटी छोटी बात पर होने लगे या फिर एक परिस्थिति में जितना एंजाइटी होना चाहिए उससे ज़्यादा एंजाइटी होने लगे, एंजाइटी के कारण से हमारा काम प्रभावित हो रहा है, हमारा सामाजिक जीवन प्रभावित हो रहा है, या फिर एंजाइटी के कारण हमें बहुत ज़्यादा परेशानी हो रहा है, या फिर एंजाइटी एक लंबे समय तक रह रहा है, अगर इनमें से कोई चीज़ें होती हैं तो फिर हम कहते हैं कि एंजाइटी नॉर्मल नहीं है, अब नॉर्मल है, ये एक बीमारी है या फिर इसमें इलाज की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए दोस्तों, हम एंजाइटी डिसऑर्डर्स के बारे में समझते हैं। एंजाइटी डिसऑर्डर्स बहुत ही कॉमन है। सारी मानसिक बीमारियों में से एंजाइटी डिसऑर्डर सबसे ज़्यादा लोगों को प्रभावित करते हैं। लगभग 10% लोगों को एंजाइटी डिसऑर्डर्स होता है और 20% लोगों को अपने जीवन में कभी ना कभी एंजाइटी डिसऑर्डर रहा होता है। तो एंजाइटी डिसऑर्डर्स बच्चों में भी देखा जा सकता है और महिलाओं में पुरुषों की कंपैरिजन में एंजाइटी डिसऑर्डर ज़्यादा देखा जाता है। तो एंजाइटी डिसऑर्डर से क्या होता है? सबसे पहली बात, एंजाइटी के कारण बहुत सारे लोग वो काम नहीं कर पाते हैं जो वो करना चाहते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति पॉलिटिशियन बनना चाहता है पर उनको लोगों के सामने मंच पे चढ़कर बातें करने में डर लगता है, तो वो पॉलिटिशियन नहीं बन पाएंगे। उसी प्रकार अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को बिजनेस करना है पर उन्हें लोगों के बीच जानने में डर लगता है तो फिर वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाएंगे। उसी प्रकार एंजाइटी के कारण हम अपने सोशल रिलेशनशिप्स को अच्छी तरह से नहीं निभा पाते हैं। अगर बच्चों में एंजाइटी देखा जाता है तो फिर वो बच्चों का डेवलपमेंट अच्छा नहीं हो पाता है, वो पढ़ाई में पीछे रह जाते हैं और अगर ठीक से इलाज नहीं किया जाए तो बड़े होने के बाद उन्हें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। एंजाइटी के कारण बहुत सारे लोग शराब या अन्य नशाओं की आदत में पड़ जाते हैं। एंजाइटी के कारण बहुत सारे लोगों को डिप्रेशन भी हो जाता है और कुछ लोगों को आत्महत्या के विचार भी आने लगते हैं। तो एंजाइटी डिसऑर्डर्स
बहुत ही कॉमन है, लेकिन ये कोई मामूली परेशानी नहीं है और हमें इनको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तो ये जो घबराहट की बीमारियाँ होते हैं, एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स होते हैं, ये अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे कि पैनिक डिसऑर्डर, सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर, जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर, एगोराफोबिया और स्पेसिफिक फोबिया। चलिए हम इन्हें एक एक करके समझते हैं। पैनिक डिसऑर्डर क्या होता है? पैनिक डिसऑर्डर में एक व्यक्ति को बार बार पैनिक अटैक्स आते हैं बिना किसी वजह के। पैनिक अटैक्स में एक व्यक्ति को बहुत सारा एंग्जाइटी के सिम्टम्स दिखते हैं और वो बहुत सीवियर होते हैं, जिसके कारण व्यक्ति को लग सकता है कि शायद वो पागल हो जाएंगे या फिर मर जाएंगे। इस पैनिक अटैक के कारण व्यक्ति को हमेशा डर रहता है कि कहीं उनको फिर से पैनिक अटैक नहीं हो जाए। तो ये जो पैनिक अटैक होते हैं वो आमतौर पे 1 से 2 मिनट के लिए होते हैं, पर कभी कभी 1-2 घंटे तक भी चल सकते हैं और एक व्यक्ति को ये पैनिक अटैक बार बार आते रहते हैं। कुछ व्यक्तियों को एक दिन में कई बार आते हैं और कुछ व्यक्तियों को साल में बस 2 या 3 बार ही आते हैं। तो ये पैनिक डिसऑर्डर है, जिसके कारण से व्यक्ति को बहुत सारे और बीमारियां हो सकते हैं। जैसे पैनिक डिसऑर्डर के कारण लोगों को डिप्रेशन हो सकता है, उनको शराब या कोई और अन्य नशे की बीमारी हो सकती है। तो इसका इलाज कराना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये बहुत एक डरावना एक्सपीरियंस होता है और कोई व्यक्ति नहीं चाहता है कि उनको वापस से पैनिक अटैक्स आएँ। इसके बाद होता है जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर। जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर या फिर GAD में व्यक्ति को हर छोटी बात के लिए चिंता होता है। वो अपने चिंता को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और हमेशा चिंतित रहते हैं। उनको बहुत सारे शारीरिक लक्षण भी आते हैं, जैसे शरीर में थकान महसूस करना, जल्दी गुस्सा आ जाना, नींद में दिक्कत आना, अपने मांसपेशियों में जकड़न अनुभव करना। उसी प्रकार उनको जीवन के हर क्षेत्र में चिंता का अनुभव होता है, जैसे पढ़ाई के बारे में चिंतित होते हैं, काम के बारे में चिंतित होते हैं, अपने रिलेशनशिप्स को लेकर चिंतित होते हैं, भविष्य के बारे में चिंतित होते हैं। हर चीज़ के बारे में उनके मन में चिंता होता है और वो उस चिंता को रोक नहीं पाते हैं, उस चिंता को टाल नहीं पाते हैं, अपने आप को रिलैक्स नहीं कर पाते हैं। उसके अलावा एक और जो एंग्जाइटी डिसऑर्डर होता है उसको हम कहते हैं सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर। सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर में व्यक्ति को सामाजिक परिस्थितियों से डर लगता है, सामाजिक परिस्थितियों को वो अवॉइड करते हैं। क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि जो लोग हैं वो उनको एक गलत नज़रिए से देखेंगे, उनका मजाक उड़ाएंगे या फिर उनके प्रति कुछ नकारात्मक चीज़ सोचेंगे। उनको हमेशा डर लगता है कि लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे, इसलिए वो या तो सामाजिक परिस्थितियों को अवॉइड करते हैं, सामाजिक परिस्थितियों में जाते ही नहीं हैं, लोगों से मिलते जुलते ही नहीं हैं, या फिर अगर वो जाते हैं तो बहुत डर के साथ, बहुत सोच समझ के फिर जाते हैं। वो सोशल चीज़ों को एंजॉय नहीं कर पाते हैं। इन लोगों को स्टेज में जाने से, मंच पे जाने पे लोगों से एक साथ बहुत सारे अनजान व्यक्तियों से बात करने में भी डर लगता है। इसको हम कहते हैं सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर। उसी प्रकार एक और बीमारी होता है जिसको कहते हैं एगोराफोबिया। एगोराफोबिया में व्यक्ति को कोई भी ऐसे जगह पर जाने से डर लगता है जहाँ पर उन्हें लगता है कि जहाँ से निकलना मुश्किल है। जैसे कि उनको कोई भी भीड़ भाड़ वाली जगह पे जाना अच्छा नहीं लगता, कोई भी बंद जगह पे जैसे कि लिफ्ट में या फिर बस में जाना अच्छा नहीं लगता, या कोई भी खुली जगह पे जैसे कोई मैदान पे, कोई शॉपिंग मॉल में जाना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उनको लगता है कि अगर इन परिस्थितियों में, इन जगह पर उनको एंग्जाइटी हो गया या फिर कोई उनको परेशानी हो गया तो उस जगह से वो बच नहीं पाएंगे। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, या तो वो घर से बाहर निकलते ही नहीं हैं, या फिर अगर वो घर से बाहर निकलते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि उनके साथ परिवार का कोई सदस्य हमेशा रहे। एक और एंग्जाइटी डिसऑर्डर होता है जिसको कहते हैं स्पेसिफिक फोबिया। स्पेसिफिक फोबिया में एक व्यक्ति को किसी स्पेसिफिक वस्तु से या फिर कोई स्पेसिफिक परिस्थिति से डर लगता है। बाकी लोगों को उस वस्तु से या फिर उस परिस्थिति से इतना ज़्यादा डर नहीं लगता है जितना स्पेसिफिक फोबिया के मरीजों को लगता है। जैसे कुछ स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम से बहुत ज़्यादा डर लगता है, भले ही वो कितना ज़्यादा तैयारी कर ले, एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल प्रिपेयर हो, फिर भी उनको एग्ज़ाम से डर लगता है और वो कोशिश करते हैं कि एग्ज़ाम नहीं देनी पड़े। कुछ लोगों को छिपकली से बहुत ज़्यादा डर लगता है, ये भी एक प्रकार का स्पेसिफिक फोबिया होता है। कुछ लोगों को ऊंचाई से बहुत ज़्यादा डर लगता है या फिर एक पर्टिकुलर वस्तु से डर लगता है। तो ये सब स्पेसिफिक फोबिया का एग्जाम्पल्स होता है। तो लोग इन परिस्थितियों को, इन वस्तुओं को जितना हद तक हो सके
अवॉइड करते हैं, उनसे दूर रहते हैं, और कभी अगर उनका सामना करना पड़े तो उनको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो दोस्तों, हमने एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स के बारे में बात किया। चलिए अब हम समझते हैं कि एंग्जाइटी डिसऑर्डर का डायग्नोसिस कैसे किया जाता है। अगर आपको एंग्जाइटी के सिम्टम्स दिखते हैं तो आपको एक साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। एक साइकेट्रिस्ट बेसिकली आपको इंटरव्यू करके, आपका एग्जामिनेशन करके, आपके सिम्टम्स के बेसिस पे एंग्जाइटी डिसऑर्डर का डायग्नोसिस बनाते हैं। इसके लिए कोई जांच करने की, कोई सीटी स्कैन या एमआरआई करने की ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, लेकिन कभी कभी अगर साइकेट्रिस्ट को लगता है कि आपके जो एंग्जाइटी के सिम्टम्स हैं वो कोई शारीरिक बीमारी के कारण से आ रहे हैं, तो फिर उन केसेस में डायग्नोसिस बनाने के लिए एक फिजिकल एग्जामिनेशन के साथ साथ कुछ इन्वेस्टिगेशंस करने की भी ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि अगर साइकेट्रिस्ट को लगे कि आपकी जो एंग्जाइटी के सिम्टम्स हैं वो थायराइड के प्रॉब्लम के कारण से आ रहे हैं, तो उन केसेस में थायराइड फंक्शन टेस्ट, जो कि खून की जांच होती है, वो एडवाइस किया जाता है। उसी प्रकार आपको, अगर आपके साइकेट्रिस्ट को लग रहा है कि आपकी जो दिल की धड़कन तेज़ हो रही है वो किसी हार्ट की प्रॉब्लम के कारण से हो रहा है, दिल की परेशानी है, तो फिर उन केसेस में एक ईसीजी या फिर इकोकार्डियोग्राफी के लिए एडवाइस किया जाता है। पर इसके अलावा अगर कोई शारीरिक प्रॉब्लम के इंडिकेशन नहीं है, लक्षण नहीं है, तो फिर कोई खून की जांच या कोई सीटी स्कैन, एमआरआई करने की ज़रूरत नहीं होती है। अब हम बात करते हैं कि एंग्जाइटी डिसऑर्डर का इलाज कैसे किया जा सकता है। सबसे पहला चीज़ हमें ये समझना है कि एंग्जाइटी डिसऑर्डर का इलाज किया जा सकता है। अगर आप एंग्जाइटी डिसऑर्डर का इलाज करना चाहते हैं तो आपको एक साइकेट्रिस्ट का परामर्श लेना चाहिए। एक बार डायग्नोसिस बन जाए तो इसका इलाज करने के 2 तरीके होते हैं, या मेडिसिन्स और साइकोलॉजिकल थेरेपी। आमतौर पे जब सीवियर एंग्जाइटी होता है तो मेडिसिन्स और साइकोलॉजिकल थेरेपी दोनों एक साथ किए जाते हैं। साइकोलॉजिकल थेरेपी में कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी का अच्छा एविडेंस है, साथ ही रिलैक्सेशन एक्सरसाइज जैसे डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज या फिर मसल रिलैक्सेशन एक्सरसाइज, विजुअलाइजेशन एक्सरसाइज, माइंडफुलनेस एक्सरसाइज का अच्छा एविडेंस पाया गया है। मैंने रिलैक्सेशन एक्सरसाइज के ऊपर पहले से एक वीडियो बनाया है, तो अगर आप रिलैक्सेशन एक्सरसाइज सीखना चाहते हैं तो आप वो वीडियो को देख सकते हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है। आमतौर पे जो एंग्जाइटी के सिम्टम्स होते हैं, जो डिसऑर्डर होता है, वो ओपीडी बेसिस पे ट्रीट किया जाता है। इसके इलाज के लिए मरीज़ को हॉस्पिटल में भर्ती करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कभी कभी अगर एंग्जाइटी का डायग्नोसिस बनने में प्रॉब्लम हो रहा हो, या फिर एंग्जाइटी के साथ डिप्रेशन के सिम्टम्स हो जिसके कारण से किसी को आत्महत्या के विचार आ रहे हों, या फिर एंग्जाइटी के कारण से कोई और नशा की बीमारी हो, शराब या कोई और नशे की आदत हो, तो उसको छुड़ाने के लिए मरीज़ को हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है। पर अगर सिर्फ एंग्जाइटी डिसऑर्डर है और कोई बीमारी नहीं है तो फिर उसका इलाज ओपीडी बेसिस पे ही किया जाता है। तो अगर आपको लगता है कि आपको या फिर आपके परिवार में किसी को भी एंग्जाइटी के सिम्टम्स हैं तो आपको एक साइकेट्रिस्ट का परामर्श ज़रूर करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। इस प्रकार के और वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक आप खुश रहिए और सेफ रहिए। थैंक यू।